चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, साइकोलॉजी का। चैप्टर बहुत इजी है एज वेल एज इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इजी भी है क्योंकि ये चैप्टर हमारी इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे ये हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। ये हम और आप दोनों भी फील करेंगे। तो मैं आपको इसके पॉइंट और इसके कंटेंट आपको बताऊंगा, तो आपको फील होगा कि हाँ यार ये तो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो वो चैप्टर का जो टाइटल है, टाइटल से चीजें पता चल रही हैं कि यार ये चैप्टर किससे रिलेटेड होगा। डेफिनेटली हमारी लाइफ में एक कॉमन पर्सन के लाइफ में कुछ चैलेंजेस होते हैं, वो हमें डेली उनका सामना करना पड़ता है। उन चैलेंजेस का डेली हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसके टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं, यानी जो टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो जो बात मैं कर रहा था कि मीटिंग लाइफ चैलेंज इसका, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है आज के टाइम पे। आज के टाइम से मतलब, या आज के जमाने का मतलब क्या है? आज के जमाने से मतलब है कि सोशल लाइफ जुड़ी हुई है ना। सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े हुए हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो जहां पर एक स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये जो चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेस। ठीक है, कि स्ट्रेस का मतलब सीखेंगे इसमें, क्या टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है हमारे पास, फिर उसके सॉल्यूशन क्या है, क्या सोर्सेस है, क्या कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस है, फिर इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ, हमारे हेल्थ, फिजिकल बॉडी एज वेल एज साइकोलॉजिकली स्ट्रेस का क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम, गैस थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। देन स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम, कि स्ट्रेस की वजह से क्या हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी वीक होता जा रहा है, ये भी हम लोग समझेंगे। देन कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस से कैसे बाहर आना है। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, कि कैसे मैनेज करें हम प्रेशर वाली लाइफ को। पढ़ाई का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का प्रेशर है ना। एक रिजल्ट देना है लोगों को। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे पास अच्छे से अच्छा अपने पेरेंट्स को घर में रिजल्ट देने का प्रेशर होता है। अगर एक फैमिली मैन है, अच्छे से अच्छा कमाने का एक प्रेशर होता है। तो वो जो मैनेजमेंट है, क्या टेक्निक्स होंगी, कैसे हमें इसको मैनेज करना है, इन प्रेशर को, इन स्ट्रेस को, वो हम लोग सीखेंगे। तो इतनी सारी चीजें हम लोग चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओके, आई बात समझ में? सो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस का बेसिक मीनिंग तो पता ही है आपको। स्ट्रेस का चलो मतलब बता देते हैं। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज की फिक्र है, माइंड में बैठ गई कोई बात, कोई टॉपिक, कोई मैटर आपके माइंड में बैठ गया, आपको उसकी फिक्र हो रही। फिक्र की वजह से अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है आपके हेल्थ में या बैड इंपैक्ट पड़ रहा है आपके हेल्थ में, वो एक तो जानेंगे, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो फिक्र है, जो टेंशन है हमारे दिमाग में कोई चीज करने की या कोई उलझन है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस यहाँ दो टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक है यू स्ट्रेस और दूसरा है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो गुड फॉर अस, ऐसी स्ट्रेस भी होती है जो हमारे लिए अच्छी हो। हाँ, ऐसी स्ट्रेस भी होती जो हमारे लिए बेहतर है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अपनी पढ़ाई का, अपने एग्जाम का एक फिक्र है। एग्जाम की क्या है? फिक्र है। उस फिक्र में योर स्टडी, आपने अपनी स्टडी मैनेज की, भाई मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मुझे अपने रिजल्ट की, मुझे अपने स्टडीज की फिक्र है, तो आपने क्या किया? प्लान बनाया। उस प्लानिंग के बाद आपने पढ़ाई की, क्योंकि आपको फिक्र थी, क्योंकि आपको
फिक्र थी। तो ऐसे स्ट्रेस को हम बोलेंगे यू स्ट्रेस, गुड फॉर अस, कि हाँ उतना लिया है जितना कि हम मैनेज कर सकते। बाद में देखो डिस्ट्रेस, अब आपने उतना दिमाग में प्रेशर ले लिया पढ़ाई का कि आपके हेल्थ में फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा टेंशन ले लिया, इतना टेंशन लेने के आपने खाना पीना छोड़ दिया, कुछ खाया नहीं जा रहा, पैनिक हो रहे यार, एग्जाम है परसों, क्या करें क्या करें क्या करें, यू नो टू मच प्रेशर ये कैरिंग इन योर माइंड। तो ऐसे स्ट्रेस को, ऐसे टेंशन को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रेस दैट कॉज बॉडीज वेयर एंड टेयर। सो क्या कॉजेस हो सकते हैं? चलो हम बात तो यार डिस्ट्रेस वाली ही करेंगे, मतलब स्ट्रेस का वो वाला फैक्टर जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, डेफिनेटली चैप्टर में उसी का डिस्कशन होने वाला है। तो ये दिख रहा है आपको, तो क्या कॉज हो सकते हैं स्ट्रेस के? तो एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर यानी कि स्ट्रेसर हो सकते हैं। एक वर्ड आपको दिया हुआ है स्ट्रेसर, स्ट्रेसर मतलब वो फैक्टर जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। क्या बोलते हैं? स्ट्रेसर बोलते हैं उन्हें, कि वो बातें, वो पॉइंट, वो टॉपिक्स, वो मैटर जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। अब वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल। अब एक्सटर्नल में जैसे कि मैंने कहा कि आपका एग्जाम की टेंशन है, या आपकी किसी की फ्रेंडशिप थी, वो रिलेशन आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, या वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो आपको एक उलझन है कि हमारे रिलेशन टूट रहे हैं, हमारी फ्रेंडशिप टूट रही है, आपने स्ट्रेस ले लिया, टेंशन ले ली उसकी। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है स्ट्रेस लेने के। फिर इंटरनल स्ट्रेसर, इंटरनल क्या हो सकता है? इंटरनल में जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई एक बीमारी है, ऐसा होता है अक्सर कि बचपन से कोई एक बीमारी है, या हम उतने गुड लुकिंग नहीं है। तो जब गुड लुकिंग नहीं होते तो भी एक लोगों के बीच में प्रेशर होता है, खासकर ये गर्ल्स में इश्यूज होते हैं कि सबके बीच में जाना आना या उठना बैठना या फ्रेंडशिप करने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है, हमेशा लो रहता है। अगर कम्युनिकेशन उनका अच्छा नहीं है या दे आर नॉट गुड लुकिंग, तो वो एक माइंड में बैठा लेते हैं कि यार सब तो इतने अच्छे दिख रहे हैं, सब इतने स्मार्ट है, सब इतने रिच है। चलो रिच एंड पुअर का एग्जाम्पल लेंगे कि एक हाई बड़ा कॉलेज था, ठीक, उसमें कुछ बच्चे जो पुअर है फाइनेंशियली, तो वो अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं सबके बीच में कि यार इनके पास गाड़ी है, ये तो गाड़ियों से आ रहे हैं, हम तो साइकिल से आ रहे हैं, है ना। तो ये सब इंटरनल फैक्टर होते हैं जो हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं, ठीक है। इंटरनल देखो स्टेट्स का और बताया इन्होंने कि बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन लीडिंग टू स्ट्रेस एक्सपीरियंस, कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो उसका असर बायोलॉजिकल यानी बॉडी पे भी पड़ता है एज वेल एज साइकोलॉजिकल भी पड़ता है। बॉडी पे कैसे पड़ता है ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बॉडी में ऐसे पड़ता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता जाता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता जाता है स्ट्रेस से, सच में वीक। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वाली बातें नहीं, बॉडी का भी रिएक्शन होता है, ठीक है। और फिर हम लोग बीमारी के और स्ट्रेन के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेन दिखने लगता है हमारे चेहरे पे, और अगर हम मेंटली स्ट्रेस है तो हमारे चेहरे में दिखने लगता है, हमारे चेहरे में हमें स्ट्रेन फील हो, हमें बीमारी या थोड़ी कमजोरी फील हो, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। सो स्ट्रेस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेस इज अ पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस एंड ऑर्गेनिज्म मेड टू स्टिमुलेट
इवेंट दैट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड ए पर्सन्स एबिलिटी टू कोप। क्या होता है स्ट्रेस कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब अगर हमारी बॉडी बैलेंस है, हमारी मेंटेलिटी, हमारी साइकोलॉजी जो कि बैलेंस थी, इक्विलिब्रियम में थी, कि हम ठीक ठाक सोच पा रहे थे, हमारी बॉडी हर एक्शन का ठीक से रिएक्शन कर पा रही, हमारे जो इमोशंस थे वो हमारे कंट्रोल में थे, लेकिन स्ट्रेस की वजह से ये डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा जो इक्विलिब्रियम वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो चाहे वो। सो द वर्ड स्ट्रेस हैज इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड स्ट्रैक्टस या स्ट्रिक्टस मीनिंग टाइट और स्ट्रेंजर दी वर्ड मीनिंग टू टाइट, मतलब समथिंग खिंचाओ, टाइट, अपने आप को टाइट फील करना, इजी ना फील करना, ये स्ट्रेस का लैटिन वर्ड में मीनिंग दिया हो। और ये बात सच है कि जब हमें स्ट्रेस होता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम स्ट्रेस में होते हैं और हमें पता नहीं हो, तो ये चीज हमें मालूम होना चाहिए कि यार कोई एक बैक ऑफ माइंड कुछ हमारे पास कोई उलझन तो नहीं है जिसकी वजह से हम चिड़चिड़ा रहे हैं, हम ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, हमारी बॉडी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रही, क्या हमें स्ट्रेस तो नहीं किसी चीज का, ये हमें पता होना चाहिए। सो स्ट्रेसर्स एज आई टोल्ड यू आर इवेंट दैट कॉज our body to give the stress response. So the reaction to external stressor is called strain. जो इवेंट है जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है उसे बोलते हैं स्ट्रेसर्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। और जो इसका इंपैक्ट, हमें स्ट्रेस हुआ, इसका जो इंपैक्ट दिखेगा हमारे चेहरे में, हम टेंशन में है, हम थोड़ा लो है, उस इंपैक्ट को बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। जो दिखाई दे रहा है फिजिकली कि तुम स्ट्रेस में हो, वह चेहरे में जो खिंचाव दिखाई दे रहा है, एक उलझन दिखाई दे रही है, एक जो लो बॉडी लैंग्वेज है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। बात समझ में? कुछ थ्योरीज दी गई हैं स्ट्रेस की अलग अलग लोगों ने। जब यहां पे देखो इसे दिया हुआ है, गिवन बाय लेजरस, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, एंड इट इज गिवन बाय लेजरस एंड हिज कलीग्स। इनकी टीम ने दिया है कि क्या पता है। सो ही डिस्टिंग्विश टू टाइप्स ऑफ अप्रेजल, प्राइमरी अप्रेजल, सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी में क्या बताया कि परसीविंग न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट एज पॉजिटिव और नेगेटिव, हार्म, थ्रेट और चैलेंजेस एंड न्यूट्रल इन कॉन्सिक्वेंसेस। तो बताया कि जब स्ट्रेस होता है उसे दो लेवल में बांट दिया गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल में बांटा है। ठीक है, प्राइमरी अप्रेजल में क्या होता है कि कुछ इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। स्ट्रेस जब होना स्टार्ट होता है तो हमारा माइंड क्या एक्सपीरियंस करता है कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ। इन्वायरमेंट चेंज हुआ मतलब क्या सर? इन्वायरमेंट चेंज हुआ मतलब ये नहीं कि मौसम बदल गया। इन्वायरमेंट चेंज हुआ कि आसपास जो हमारे रिलेशन थे, हमारे पास जो भी चैलेंजेस थे, या हमारे पास जो भी काम थे, उसमें कुछ तो बदलाव हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे कि यार हमारी बहुत अच्छी किसी से फ्रेंडशिप थी और वो फ्रेंडशिप टूट गई, वो फ्रेंडशिप टूट गई, तो एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ। हमारे माइंड ने, हमारी बॉडी ने, हमारे माइंड ने एक एक इन्वायरमेंट बदलता हुआ पाया। बस वहीं से तो स्ट्रेस स्टार्ट होता, बदलता हुआ पाया। हमारा जो रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया रिपोर्ट का, तो इन्वायरमेंट बदला ना, समथिंग हैपेंड, समथिंग हैपेंड। तो ये चीज हम प्राइमरी अप्रेजल में फील करते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है,
ये तो स्ट्रेस के हम 2 टाइप बता ही चुके हैं, लेकिन हम लोगों को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सेकेंडरी अप्रेजल में क्या होता है कि एसेसिंग कोपिंग एबिलिटीज एंड रिसोर्सेस। फिर जब ये इन्वायरमेंट चेंज होता है, अब ये हमारे माइंड के ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से कोप अप करें। आपने अगर प्रेशर ले लिया, उसी में ही इन्वॉल्व हो गए, तो बॉडी आपकी लो हो जाएगी, साइकोलॉजी वीक हो जाएगी, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, कोई भी बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं रहेगी बॉडी की। अगर आप कोप अप कर लोगे बहुत अच्छी बात है। तो ये सेकेंडरी अप्रेजल। लेकिन पहले में तो हमने इन्वायरमेंट को बदलता हुआ पाया हमारे माइंड में, और स्ट्रेस हमें हुआ तो रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लाइफ के जो हमारे पर्सनल टारगेट थे, जो पर्सनल अचीवमेंट थे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बदलाव हुआ, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस फील हुआ। एंड अप्रेजल्स आर सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव है। जो भी बदलाव हो रहा है, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा है, ये क्या है? ये सब्जेक्टिव, ये पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड करता है। ये पर्सन टू, भाई किसी का रिजल्ट, बच्चों का रिजल्ट खराब आया, समझो स्कूल में 50 बच्चे थे क्लास में, जिन्हें 10 बच्चों के रिजल्ट बहुत खराब है। अब उस 10 में जो 8 बच्चे थे, उन्होंने उस इन्वायरमेंट, उस चेंजेस को एक निगेटिव तरीके से ले लिया। उनका नेचर वैसा था कि यार नहीं, हमें फेल नहीं होना चाहिए, मेरा रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए, कैसे खराब हो, ये लोग बहुत टेंशन में आ गए, स्ट्रेस का शिकार हो गए। और उसमें 2 लोग थे, जो भाई 10 लोगों का रिजल्ट खराब था। रिजल्ट कितने लोगों का खराब हुआ था? 10 लोगों का। लेकिन 8 लोग आउट ऑफ 10, जो 8 बच्चे थे, वो तो स्ट्रेस के शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि उनका वो नेचर वैसा था। बिकॉज इट्स सब्जेक्टिव। दिस टॉपिक इज सब्जेक्टिव, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। तो उन्होंने स्ट्रेस ले लिया, बाकी 2 को तो यार फिक्र ही नहीं, बाकी 2 को टेंशन ही नहीं थी, वो लोग खराब हो रहे होने थे, उनको स्ट्रेस नहीं हुआ। तो ये इन्वायरमेंट जो चेंज हुआ, 10 का रिजल्ट खराब आया था, जिसमें 8 लोगों को स्ट्रेस हो गया, 2 लोगों को नहीं हुआ। तो ये क्योंकि पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड है, उनका वो नेचर पर डिपेंड है। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो। अप्रेजल और सब्जेक्टिव, इट डिपेंड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस whether it is controllable or not। भाई ये पास्ट एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि भाई पहले भी रिजल्ट खराब हुआ था, लेकिन आपने कोप अप कर लिया था, आपने उसको रिकवर कर लिया था आगे के लिए। तो आपको पता था नहीं यार ठीक है, रिजल्ट मेरा इस बार खराब है, लेकिन मैं आगे कवर कर लूंगी, कर लूंगी। पास्ट एक्सपीरियंस था आपके पास, तो ये इस पर भी डिपेंड करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इज कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। लेजरस ने जो दिया है, तो यहां पे देखो चार्ट दिया हुआ है एक इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से स्ट्रेसर काम कर रहे हैं। स्ट्रेसर जो मैंने कहा आपको, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से आसपास हमारे कुछ गलत हुआ, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। साइकोलॉजिकल, हमारी खुद की सोच, हम खुद भी हमारी खुद की साइकोलॉजी ऐसी, छोटी छोटी बात में हम टेंशन ले लेते हैं, उससे भी स्ट्रेस हो जाता है। देन सोशल एक फैक्टर तो है ही, सोसाइटी का। अब इसके डायमेंशन क्या है देखो, कि स्ट्रेस हो गया, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। भाई स्ट्रेस हुआ, थोड़ा सा हुआ है, चलो ठीक है, रिकवर कर लेंगे। बहुत ज्यादा हो गया, क्या बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट चेंज हो गई, कुछ बहुत बड़ा घटना घट गई, तो ये भी हो सकता है। और इट ऑल्सो डिपेंड ऑन आवर नेचर। करेक्ट। ड्यूरेशन कितने दिन के लिए हो रहा है, तो ये तो डिपेंड करता है हमारे ही ऊपर, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर, कि कब तक के हम उसे लेके बैठे। अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कोई रिलेशन ब्रेक हुआ, तो 2-3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, अगर कोई सीरियस लेवल पे आपका रिलेशन था किसी से।
तो 3-4 महीने रिकवर होने में लग जाते हैं। तो ये ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि क्या मैटर है, क्या स्ट्रेसर जो है, रीजन जो है वो क्या है। कुछ छोटा रीजन है, 2-4 दिन में हम लोग बाहर आ जाते हैं। बड़ा रीजन है, 2-4 महीने लग जाते हैं, किसी किसी साल भर लग जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी काफी कॉम्प्लेक्स है, इसको आसानी से हम नहीं बता सकते भाई। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर। कोई सेम इन्वायरमेंट चेंज होने पर किसी ने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, किसी ने लिया ही नहीं, वो बिंदास। तो कॉम्प्लेक्स है इसको ये करना, टेक आउट करना। प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्ट किया जा सकता है क्या? क्या ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है? तो हाँ, कुछ स्ट्रेसर ऐसे होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप लगकर मेहनत कर रहे हो और एग्जाम वाले दिन कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ और रीजन से आप उतना अच्छा एग्जाम नहीं दे पाए। तो अगर आपको ये चीज पता थी कि यार मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, मैं तो टेंशन में आ जाऊंगी, मुझे स्ट्रेस हो जाएगा, तो कुछ हद तक के अगर हमारे पास कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, अगर वो अचीवमेंट हम पूरे नहीं कर पाते, तो ये प्रिडिक्टेबल होता है कि हाँ स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हमें हो सकती है। ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। उसके साइकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर, उसकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसके कल्चरल, किस कल्चर में रह रहा है। भाई हम एक ऐसे घर में रहते हैं जहां सब डॉक्टर है, सब इंजीनियर है, तो हमें पढ़ाई का स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? सोचो ना यार, सब डॉक्टर इंजीनियर है, कल्चर हमारा वो है, हमारे सब पढ़े लिखे सब डॉक्टर इंजीनियर है, हमें तो यार डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, नहीं बनेंगे, हमने एग्जाम क्रैक नहीं किया, तो यार सब लोग क्या सोचेंगे? तो ये इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चार्ट है, जैसे कि मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस को भी आप टाइप्स दे सकते हो। भाई फिजिकल स्ट्रेस, जैसे कि हमें चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया हमारा, हमें इससे स्ट्रेस हो जाता है। हम स्ट्रेस होना मतलब टेंशन लेना, यार हमें चोट लग गई, हम कैसे काम कर पाएंगे अब ठीक से, मेरे काम का नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या है? फिजिकल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे पॉल्यूशन बहुत है, हमारे घर के आसपास नॉइज बहुत है, तो ये भी एक स्ट्रेस होता है। यार हम जहाँ रह रहे हैं यार वो मजा नहीं आ रही, मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो अच्छा नहीं। उसके बाद तो ये तो हो गया फिजिकल स्ट्रेस, जो दिख रहा है, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तबीयत खराब हो गई, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या हो सकता है? ये जो स्ट्रेस है ये पर्सनल एंड यूनिक है, वेरी यूनिक। ये तो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड कर रहा है कि किसी ने किसी चीज को, किसी इन्वायरमेंटल चेंज को किस तरीके से ले लिया। देखो, फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ मोटिव्स एंड नीड्स। हमारी जो जरूरतें थी कि मुझे यार गाड़ी, मोबाइल खरीदना था, एप्पल 14, 15 वॉट, नहीं ले पाए, मेरे सारे दोस्तों ने ले लिया। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है इससे। ठीक है, तो हमारे पर्सनल मोटिव पूरे नहीं हो पाए। कॉन्फ्लिक्ट में बी ऑकर बिटवीन टू और मोर इनकम्पेटेबल नीड्स और मोटिव, कि हमारी कुछ नीड्स थी वो पूरी नहीं हो पाई, उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, नहीं कर पाए हम पूरा, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। ठीक है ना, ये क्या है? इंटरनल प्रेशर स्टेम फ्रॉम बिलीफ बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इनसाइड टू अस, कि हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज्यादा थी कि यार हम 90 अबव तो परसेंटेज लेकर आएंगे इस बार, ट्वेल्थ में 95 लेकर आएंगे, और नहीं ला पाए, 85 में रहेंगे, अच्छे नंबर थे, लेकिन फिर भी हमारी खुद की जो एक्सपेक्टेशन, बाहर वालों की नहीं, जो खुद की एक्सपेक्टेशन थी, उसी से हम बैक रह गए, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। सोशल प्रेशर फ्रॉम द पीपल अराउंड अस टू मीट सोशल डिमांड, एज आई टोल्ड यू,
कि हमारे घर में इंजीनियर है, डॉक्टर है हमारे खानदान में, तो वो सोशल डिमांड होती है, लोगों की डिमांड होती है कि हम भी उस लेवल पे जाएं, उतना अचीवमेंट्स पाएं। तो ये एक सोशल प्रेशर होता है। इस सोशल प्रेशर की वजह से ही सोशल स्ट्रेस होता है, जैसे रिलेशनशिप, डेथ इन फैमिली, ठीक है ना। सोशल स्ट्रेस भी होता है, जैसे कोई फैमिली में कोई गुजर गया हमारा वेरी वेरी लविंग, तो उससे स्ट्रेस हो जाता है ना। तो ये हमारा इंटरनल साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि हम उसका स्ट्रेस किस इंटेंसिटी के लिए तक के ले रहे हैं। बाद में देखो सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, कहां कहां से हमें स्ट्रेस मिल सकता है। So our response to event that disrupt or threaten to disrupt our physical and psychological or physical psychological function, कि हमारा जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल फंक्शन था, डेली हमारी जो रूटीन थी, वो डिस्टर्ब हो रही है। वो क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। वहां से हमें स्ट्रेस मिल सकता है। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस है जैसे लाइफ इवेंट, हमारी रूटीन डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, या कुछ अनप्लान्ड चीज हो गई, अनप्रिडिक्टेबल कोई इवेंट हो गया, तो ये भी एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो गया। हैजल्स, जैसे पर्सनल स्ट्रेस वी एंड्योर वी एज इंडिविजुअल डेली, पर्सनली जो हम लोग फील करते हैं, जो कि मैंने कहा था कि पर्सनल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, अपना खुद का नेचर क्या है, ठीक है। ट्रोमैटिक इवेंट्स, जैसे बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट होते हैं, बहुत सारे फ्लैशबैक हैं, हमारी जो सोच है, पुरानी कोई रिलेशन है जो एंड हो गया था, समझो कोई पर्सन था, हमारी दोस्ती अच्छी थी, हमने उससे रिलेशनशिप हमारी खत्म है किसी भी रीजन, फिर क्या होता है, सडनली वो हमें कहीं दिख जाए, तो हम लोग एक स्ट्रेस फील करते हैं उस पर भी, जबकि वो सारी चीजें ओवर हो चुकी थी। फ्लैशबैक आ जाता है माइंड में, पुराना बातें याद आ जाती, पुरानी रिलेशनशिप याद आ जाती, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस फील करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। क्या इफेक्ट होते हैं अगर हम साइकोलॉजिकल और हेल्थ की बात करें? अगर साइकोलॉजिकल बात करें तो इमोशनल इफेक्ट पड़ता है हमें, मूड स्विंग्स के हम शिकार होते हैं, डिक्रीजिंग कॉन्फिडेंस एंड डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बात सच है। अक्सर हम देखते हैं मूड स्विंग कि यार अभी तो यार बहुत अच्छे भले थे, सडनली गुस्सा हो गए, सडनली क्या हो गया? गुस्सा हो गया। तो ये सब क्यों होता है? जो मूड स्विंग बोलते हैं, ये बेसिकली डिप्रेशन की वजह से होता है। और डिप्रेशन क्यों होता है? स्ट्रेस की वजह से, करेक्ट। मूड स्विंग वाली दिक्कत जो होती है, नेचर में बदलाव हर आधे घंटे में, ये आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा है। तो इससे कम आउट होना बहुत जरूरी है, मूड स्विंग वाला। इससे रिलेशनशिप काफी बिगड़ते हैं कि यार हम तो वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, आप सडनली क्या किया, बिना कोई बात के, बिना कोई अ, कुछ और इन्वायरमेंटल चेंज, कुछ इन्वायरमेंट चेंज भी नहीं हुआ, और सडनली यू गॉट एंग्री। इससे जो पर्सनल रिलेशन होते हैं वो बिगड़ते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि मूड स्विंग पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। आजकल ये प्रॉब्लम काफी लोगों में बढ़ रही है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है क्या? हम सब कुछ सोचने पर ही थोड़ी ना है, दिमाग पर। जो हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, इसका असर हमारे बॉडी पर भी पड़ता है। जैसे कि हमें स्ट्रेस हो गया, हमें टेंशन हो गई, तो क्या बीपी लो या हाई नहीं होता है? ब्लड प्रेशर चेक करना, अभी आपको ऐसा फील हो, देखना बीपी, हार्ट रेट में फर्क नहीं पड़ता है। अक्सर देखो कोई शॉकिंग न्यूज जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे अगेंस्ट है, हार्ट रेट में फर्क पड़ता है, चेक करेंगे। तो ये हो गया
फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमारे बॉडी पर भी असर उसका पड़ता है। इम्यून सिस्टम वीक होता है अगर हम स्ट्रेस। नेक्स्ट कॉग्निटिव इफेक्ट, जैसे मेंटल ओवरलोड, पुअर कॉन्सेंट्रेशन। हम अपने दिमाग में एक भारीपन फील करने लगते हैं अगर हम स्ट्रेस में। छोटी छोटी बात हमें लगती है बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे जो चैलेंजेस होते हैं लाइफ के, छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स है, वो हमें बहुत बड़े लगने लगते हैं। हम बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज का टेंशन ले लेते हैं कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा क्या। हल्के फुल्के टास्क ओवरलोड लेने लगते हैं दिमाग में। एंड कॉन्सेंट्रेशन हमारा बहुत पुअर होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है हमारा अगर हम स्ट्रेस में। ये बात सच है कि नहीं सच? आपको भी फील होता होगा कि अक्सर अगर हम किसी भी रीजन से टेंशन में है, जैसे हम लोग आम लैंग्वेज में टेंशन कहते हैं, तो साइकोलॉजिकली हम स्ट्रेस कहेंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई। अक्सर ऐसा होता है, आप देखना पढ़ने बैठना, कोई दिमाग में कोई उलझन है, कोई फ्रेंड्स का कोई मैटर है। अक्सर अगर बच्चों की बात करें तो फ्रेंड वाले ही मैटर होते हैं, दूसरे कोई मैटर ही नहीं होते उनके लाइफ में। वही पढ़े हुए हैं स्कूल के ही अपने, इसका उसका वो दोस्ती यारी, ठीक है, तो पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है कुल मिला के बात। बिहेवियरल इफेक्ट, हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ता है अगर हमें स्ट्रेस है। जैसे अक्सर लोग अल्कोहल के शिकार हो जाते हैं, अच्छे फूड नहीं खाएंगे, लेस न्यूट्रिशनल फूड लेंगे, नहीं अच्छे न्यूट्रिशन वाले फूड लेते हैं, अल्कोहल के शिकार, स्मोकिंग के शिकार हो जाते हैं स्ट्रेस में आकर। मेन रीजन ही है ये। 90% रीजन जो लोग अल्कोहल और स्मोकिंग के शिकार होते हैं, 90% रीजन उनका स्ट्रेस हो, उसकी वजह से उसमें वो लत पड़ जाती है। तो ये हमने पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल एज वेल एज ऑन हेल्थ। अब देखो स्ट्रेस का इफेक्ट, जैसे यहां पर हमने काफी सारी चीजें बिहेवियर वाइज और साइकोलॉजिकल वाइज देखी थी। अब यहां पर डायरेक्ट बॉडी के ऊपर देखेंगे कि बॉडी, हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मे इंटरफेयर, ये स्ट्रेस इंटरफेयर विद इफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। कॉज 50 to 70% ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटली इलनेस होती है 50 से 70% रीजन स्ट्रेस होता है। एंड इट कैन कॉज मेंटल एग्जॉस्शन, एग्जॉस्ट फील करते हैं हम लोग छोटी छोटी बात पर। तो उसका रीजन भी क्या होता है कि हम स्ट्रेस में होते हैं। स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉस्शन इज नोन एज बर्नआउट व्हिच लीड्स टू पुअर हेल्थ। हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इमोशनली भी हम वीक हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, फिजिकल भी वीक हो जाएंगे। जब जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हमारी बॉडी भी वीक होती जाएगी, हेल्थ पुअर होती जाएगी, लाइफस्टाइल वीक होता जाएगा। स्ट्रेस कैन लीड टू दी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। पैथोजेंस एजेंट कॉजिंग फिजिकल इलनेस कैन कॉज बाई स्ट्रेस। जो एजेंट होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक के कि हमारे बॉडी पर भी असर पड़ रहा है काफी। नेक्स्ट एक थ्योरी है, हैंड सेली ने दिया है, दैट इज जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम गैस थ्योरी, जीएस। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि एज पर इज स्टडी स्ट्रेस रिएक्शन आर सेम टू ऑल वेदर इट इज एनिमल और ह्यूमन, कि एनिमल को भी स्ट्रेस होता है, ऐसा बताया। इट इन्वॉल्व 3 स्टेजेस, एक तो अलार्म, देन रेजिस्टेंस, देन एग्जॉशन। अलार्म रिएक्शन, कि जैसे ही इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, मतलब जो भी रीजन से स्ट्रेस हो रहा है,
समथिंग हैपेंड, समथिंग हैपेंड, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस फील हो रहा है। तो पहले तो क्या होगा, अलार्म रिएक्शन होगा, ठीक है। अलार्म यानी कि आपको पता चलेगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई, हम फेल हो गए, या मेरी फ्रेंडशिप टूट गई, अलार्म रिएक्शन। So it lead to activation of adrenal pituitary cortex system. It prepare for flight or fight mode. फिर हम रजिस्ट करेंगे। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस मेक कॉशियस फॉर बॉडी रिसोर्सेज, तो इसके एग्जॉस्टन होगा। कंटिन्यूस एक्सपोजर लीड टू बर्नआउट, एग्जॉस्ट होगा माइंड। माइंड क्या होगा, तो पहले हमें एक अलार्म रिएक्शन, हम ऐसे रिएक्ट करेंगे कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। फिर रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर रेजिस्ट नहीं कर पाए तो हम एग्जॉस्ट के शिकार हो जाएंगे। सो इट इज क्रिटिसाइज्ड बाय बिकॉज इट फोकस ओनली ऑन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट टू स्ट्रेस। तो ये जो थ्योरी है, साइकोलॉजिस्ट, भाई ये तो फिजियोलॉजिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट नहीं था, साइंस से। तो इसमें जितनी भी चीजें बताई स्ट्रेस की, वो एक्सटर्नल वे से बताई कि हमारे बॉडी में क्या असर, हम कैसे रिएक्ट कर, मतलब मेंटली या साइकोलॉजिकली सीधे बताई नहीं। तो इनकी जो थ्योरी थी, ये काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि साइकोलॉजिकली तो आपने बताया नहीं, जबकि स्ट्रेस का तो बहुत बड़ा रोल है साइकोलॉजिकली। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। भाई साइको मतलब हमारा माइंड, सोचने का तरीका, न्यूरो मतलब ब्रेन, एंड इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम। तो ये जो थ्योरी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमारा साइकोलॉजिकली भी, फिर हमारा दिमाग, ब्रेन से भी लिंकिंग की गई है, स्ट्रेस को लिंक किया गया है, एज वेल एज बॉडी का इम्यून सिस्टम यानी फिजियोलॉजी को भी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली हम इस स्ट्रेस को एक लिंक किया गया, लिंक करके बताया गया कि किस तरीके से साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है, और उस साइकोलॉजी का हमारे इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि दोनों चीजें बताई गई, नॉट लाइक गैस थ्योरी। गैस में था क्या कि सिर्फ फिजियोलॉजी तरीके से बताया कि बॉडी कैसे रिएक्ट कर, बॉडी डल हो गई, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। काफी सारी हम लोग बायोलॉजी के बारे में सीखेंगे। देखो डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, ये क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, स्ट्रेस का यहां पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो इसके अंदर टी सेल्स होते हैं, बी सेल होते हैं। टी सेल क्या करते हैं, इन्वेडर को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, टी सेल, एंड बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है ना। ये डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल में पाए जाते हैं, जिसमें टी सेल का काम क्या होता है, थोड़ी बहुत बायोलॉजी, इन्वेडर को डिस्ट्रॉय करते हैं, और बी सेल का ये इम्यूनोलॉजिकल, टी सेल का एक और काम है कि जो टी हेल्पर सेल होते हैं, ये इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। फिर बाद में बी सेल का काम क्या है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना। फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी में यानी ल्यूकोसाइट में एक और पार्ट है, नेचुरल किलर, कि इसके अंदर नेचुरल किलर पाए जाते हैं जो कि वायरस को किल करने का काम करते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी के इतने सारे इंपॉर्टेंट काम हैं, इतने सारे इंपॉर्टेंट काम हैं, जो कि स्ट्रेस की वजह से असर पड़ रहा है, और स्ट्रेस इसको मार रहा है, जिसकी वजह से जो इन्वेडर डिस्ट्रॉय करने का काम वो वीक हो जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी वीक हो जाएगी, एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस करने का काम है वो वीक हो जाएगा, है वायरस लड़ने की जो ताकत है वो वीक हो जाएगी। तो इतने सारा काम डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट कर रहा है, और इस पर स्ट्रेस, इस पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल, स्ट्रेस इस पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल, ठीक है।
देखो और नेचुरल किलर काम क्या है? काइटोटॉक्सिटी, काइटोटॉक्सिसिटी दैट डिफेंड अगेंस्ट द वेरियस इन्फेक्शन एंड कैंसर, लड़ने का काम आता है। इतने सारे काम हमें डब्ल्यूबीसी के थ्रू मिलते हैं। ये देखो HIV अटैक, कॉजिंग एड्स, अगर इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटीज वीक हुई हमारी तो इससे हम लड़ नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी से लड़ नहीं पाएगी, करेक्ट। तो जो स्ट्रेस होता है यहां से अटैक करता है इसको काइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है ना, जो कि डिफेंड करते हैं अलग अलग इन्फेक्शन और कैंसर। यानी कि अगर स्ट्रेस हमें है तो ये वाला पार्ट वीक हो जाएगा बॉडी, ये पार्ट जब वीक हो जाएगा बॉडी का तो बॉडी में जल्दी बीमारी लग जाएंगी, कैंसर के शिकार हो सकते हैं, है ना, है कि नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको समझना कि ब्रेन का भी पर भी इंपैक्ट डालता है स्ट्रेस, माइंड को भी, एंड एज वेल एज इम्यून सिस्टम पे तो इंपैक्ट डाल ही रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोपिंग विद स्ट्रेस। So coping is a dynamic situation specific reaction to stress. People who cope with stress have an impaired immune response and diminished activity of natural killer cells. तो इन कोप करना, बाहर निकलना, डील करना है स्ट्रेस। अगर आपने स्ट्रांगली डील किया तो हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, एक्टिव रहेगी, इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। तो 3 स्टेज बताया है एंडलर एंड पाकर ने कोपिंग के, टास्क, इमोशन एंड अवॉइडेंस। तो टास्क देखो क्या है, टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, थिंकिंग पॉसिबल एक्शन एंड देयर आउटकम, कि कुछ एनवायरमेंटल चेंज हुआ या स्ट्रेसर, हमें जो स्ट्रेसर मिला तो उसको हम कैसे डील कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे एक एग्जाम में अगर हम फेल हो गए या रिजल्ट हमारा खराब हो गया तो अगले के लिए तुम्हारी क्या तैयारी, किस तरीके से लेकर चल रहे हो प्रैक्टिकली। तो ये थिंकिंग पॉसिबल एक्शन कि यार अगली बार रिजल्ट खराब नहीं होगा, चलो अगली बार मेहनत करेंगे, अगली बार हम मेहनत करेंगे। तो ये हो गया टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, हम लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं उस पर और स्ट्रेस नहीं होने दे रहे, एक्चुअली में हम लोग काम कर रहे हैं। फिर देखो इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, तो हमारे इमोशन कंट्रोल करना, जैसे कि किसी से फ्रेंडशिप या किसी से रिलेशन थे, ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया या किसी भी रीजन से आप वो रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं करना चाह रहे हो, तो उस सिचुएशन पे साइकोलॉजिकली हम कैसे डील करें। चलो यार हम ऐसे डील कर सकते ना, चलो यार एक से रिलेशन मेरा ओवर हो रहा, कोई बात नहीं, हमें आगे और अच्छे लोग मिलेंगे, इन फ्यूचर अच्छे लोग मिलेंगे, आगे जिंदगी है। अगर आप उसी में बैठ गए, अरे यार खत्म हो गया, सब सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं मेरी लाइफ में, तो फिर स्ट्रेस के शिकार हो जाओगे। तो इमोशन पे कंट्रोल करना, गुस्से पे कंट्रोल करना, या दुख की जो इंटेंसिटी है कि आप कितना अपसेट हो उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल, ये होता है इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। यहां से आप स्ट्रेस से डील कर सकते हो। अवॉइडेंस, ये यार ये भी बहुत जबरदस्त टेक्निक है कि अवॉइड करो, किसी ने तुम्हें हर्ट किया अवॉइड करो, मार में जाओ, हमें नहीं फर्क पड़ता तुम हमें क्या कमेंट कर रहे हो। अक्सर ये लड़कियों को करना पड़ता है अवॉइडेंस, बाहर जा रही है लड़कियां, कोई कमेंट कर रहा है पीछे से, तो लड़कों को ये शुरुआत से, खासकर गर्ल्स में ये एक हैबिट डेवलप की जाती है, यार अवॉइड करो, अच्छा कितना आप रिएक्शन दोगे। तो अक्सर वो अवॉइड करते हैं, फालतू के कमेंट होते हैं जो बाहर लोकल पीपल के थ्रू मिलते हैं। डिनाइंग और अवॉइडिंग सीरियसनेस ऑफ प्रॉब्लम, मतलब तुम सीरियस ही नहीं हो,
और रिजल्ट खराब हो गया। एक ने टेंशन लेके बैठ गया, तुम सीरियस ही नहीं, अरे खराब हो गया, खराब। जब सीरियस ही नहीं हो तो तुम्हें स्ट्रेस कहां से होगा? तो इन जनरल हम लोग तो बेशरम कहते हैं ओके कि भाई तुम्हें टेंशन ही नहीं है, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये होता है कि अगर आप बेशरम बन जाते हो तो आगे के लिए फिर मेहनत नहीं करते। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं भाई बेशरम ना बनो, टेंशन लो, लेकिन टेंशन लो अच्छी वाली टेंशन लो, स्ट्रेस वाली टेंशन ना लो। तो ये भी एक अच्छा एक मेथड है स्ट्रेस से बचने का। और भी बताया है, जो भी एक्सपर्ट है लेजरस एंड फोकमैन ने कोपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सेज के दो में डिवाइड किया। एक तो प्रॉब्लम फोकस्ड कि अटैक द प्रॉब्लम इटसेल्फ, भाई ये प्रॉब्लम हुई उस पर अटैक करो खुद से, अपने ऊपर चढ़ने मत दो टेंशन को, ठीक है। एंड इमोशन फोकस कि इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हो उस इवेंट को झेलने के लिए, उस इवेंट को झेलने के लिए आप कितने स्ट्रांग। एक तो अटैक कर देना पलट के कि ये प्रॉब्लम हुई हमने सॉल्व कर दी, मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया, ठीक है, हमने मेहनत करके उसको सॉल्व कर दिया, अब नहीं होगा नुकसान। और इमोशन फोकस कि तुम्हें बिजनेस में नुकसान हुआ, अरे हरा होने, तुमने अपने इमोशन पे कंट्रोल किया, या फिर इमोशनली अपने आप को और मजबूत बना लिया, यार अब अगली बार नुकसान नहीं होने, अब हम काम पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये दो पार्ट में कोप किया जा सकता है स्ट्रेस को। और भी टेक्निक्स है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हम कह सकते हैं, जिससे अपने स्ट्रेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक, अपने आप को रिलैक्स रखो, बॉडी को रिलैक्स करो, समथिंग हैपेंड, एक मिनट के लिए कुछ देर के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ कि हाँ ठीक है आगे और बेहतर होगा, पॉजिटिव होना। मेडिटेशन तो पता ही है, योगा वोगा लोग करते हैं। बायो फीडबैक, प्रोवाइडिंग फीडबैक अबाउट करंट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस देन रिड्यूस इट, कि हमारी बॉडी में अगर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है तो हम अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन लें, बॉडी को मजबूत बनाएं, हमारी हेल्थ कितनी स्ट्रांग है वो फीडबैक ले लो कि यार हम हेल्दी हैं, ठीक है, हम स्ट्रेस के शिकार तो नहीं, कभी कभी स्ट्रेस होता है और हमें मालूम भी नहीं पड़ता। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यूजेस इमेजरी एंड इमेजिनेशन, कि हम इमेजिनेशन, खुद इमेजिनेशन करें कि यार ये आगे चल के इतना बेहतर हो जाएगा, हम इतने अच्छे इंसान हैं, हम इतने कैपेबल हैं, हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हमारा रिजल्ट आगे चल के बहुत अच्छा आएगा, हम आगे इतने टॉप पर जाएंगे। तो एक इमेजिनेशन पिक्चर तैयार रखना जिससे कि हम अपने आप को मोटिवेट कर सके। तो ये सब मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। देन कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक, जो कि नेगेटिव थिंकिंग को हटाना, पॉजिटिव थिंकिंग को एक्सेप्ट करना, ठीक है, थोड़ा रेशनल बनना, थोड़ा पॉजिटिव बनना। फिर एक्सरसाइज करना फिजिकली भी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। भाई देखो बॉडी आपकी अच्छी है, फिजिकली अगर आप अच्छे हो तो आप अपने इमोशंस में भी कंट्रोल कर पाते हो आराम से। देखो प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ, जैसे कि मैंने कहा था अभी कि यार हेल्दी होना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी, हमारी सोच स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेस को रोकने की ताकत होनी चाहिए हमारे पास, छोटी छोटी बात में टेंशन नहीं लेने का। लाइफ स्किल्स, पॉजिटिव बिहेवियर होना, असर्टिवनेस होना, अच्छा कम्युनिकेशन करना, लोगों से बातचीत करना, अंदर अंदर घुटना नहीं है किसी चीज की टेंशन लेकर। फिर टाइम मैनेजमेंट करना, फिर रेशनल थिंकिंग होना चाहिए। रेशनल थिंकिंग मतलब आपका माइंड का जो सोचने का तरीका है बहुत रेशनलाइज होना चाहिए, हर तरीके की चीजों का एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा हुआ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम खुश हो, बुरा हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं, आगे अच्छा हो।
बुरा भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं लाइफ में। हर चीज हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती है। तो ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट, कि आपको कोई गंदी हैबिट थी, स्मोकिंग है या कोई भी और गंदी हैबिट, उससे बाहर आना, तो ये हमारी हेल्थ एंड वेल बीइंग होनी चाहिए। इसको हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर इन सब पॉइंट्स में ध्यान देंगे तो हमेशा हम फिट एज वेल एज हिट रहेंगे लाइफ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कवर करा दी हैं। अगर कोई टॉपिक या कोई पर्टिकुलर पॉइंट बुक से आपको नहीं समझ रहा, जैसे जो भी मैंने एक ओवरव्यू टाइप लेक्चर दिया है, कोशिश की है कि हर पॉइंट को कवर करके सारी चीजें मैं आपसे समझा दूं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक है जो कि आपको नहीं समझा है टेक्निकल लेवल पे, तो आप मुझसे बता सकते हो, मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको मैं पर्सनल लेवल पे आकर भी समझा दूंगा, ठीक है।